नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर काशी में नमो नमो हो रहा है। पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के लोगों का आभार जताया। पीएम मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने किसानों के सम्मेलन में 50,000 किसानों से संवाद किया। आज पीएम ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करते हुए 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे, जिससे देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा। इस दौरे में पीएम मोदी एक बार फिर मां गंगा की आरती करेंगे, जिसके बाद पीएम काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। जब एक तरफ लगातार तीसरी बार जीत के बाद पीएम वाराणसी के दौरे पर हैं, वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि अगर अजय राय की जगह प्रियंका वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ी होती तो नतीजे हैरान करने वाले होते। जहां विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि पीएम मोदी का मैजिक कम हो रहा है, वहीं बीजेपी कह रही है कि मोदी पर जनता का भरोसा पहले की तरह कायम है। इसीलिए जनता ने लगातार तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री मोदी का राज तिलक किया है। सुनिए आज पीएम मोदी ने किसानों का आभार जताते हुए क्या कहा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद मां गंगा की आरती करेंगे। देखिए, इससे पहले कब कब उन्होंने गंगा आरती की थी। 17 मई 2014 की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां लोकसभा चुनाव में जीत के बाद काशी में गंगा आरती प्रधानमंत्री मोदी ने की। उसके बाद 8 नवंबर 2014 को उन्होंने गंगा आरती की। फिर 12 दिसंबर 2015 को जब जापान के पीएम शिंजो आबे पहुंचे थे वाराणसी, उनके साथ गंगा आरती में शामिल हुए थे। फिर 25 अप्रैल 2019 को पीएम ने नामांकन से पहले गंगा आरती की। उसके बाद 13 दिसंबर 2021 को और आज प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार गंगा आरती करने वो पहुंचे। तो किसानों के साथ ये सम्मेलन रहा उनका। किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की, संवाद किया। पर किसानों के खाते में पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की किश्त डाली। और इसी मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इससे खुश नजर नहीं आए। उन्होंने प्रधानमंत्री पर और सरकार पर निशाना साधा। चिंतन शिविर के बाद आप मिलते भी हो, जाते भी हो, उनको की समस्या बताते हो, क्या कमी अभी टाइम भी लगा उनसे, दे दिया हुए साथ अभी है नहीं या कहाँ है, तो कभी भी टाइम देंगे तो जाएंगे। अब देंगे नहीं देंगे, सरकार की पॉलिसी होगी कि नहीं मिलना तो ये नहीं मिलने के।
अगर ये है कि मिलना है तो मिलेंगे, तो हम उसको ज्यादा कोई वो नहीं करते। आने वाले जो चुनाव है उसमें कितना रहेगा? चुनाव में तो इलाज होगा इनका, नहीं काम करेंगे तो इलाज तो होगा। हल्ला बोल में चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस समय जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मलूक नागर जो कि महासचिव हैं आरएलडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का ये दौरा ये शुरू हुआ काशी का पहला, और उसके साथ ही उन पर आरोपों की बौछार भी शुरू हो गई। अब इसमें दरअसल अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो सीधे तौर पर नजर आता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हाफ हो गया पहले की तुलना में हम देखें तो प्रधानमंत्री का यह दौरा, उसको लेकर विपक्ष के आरोप कि यह पूरी तरीके से केवल पोस्टरिंग की जा रही है और कुछ नहीं, और राहुल गांधी का यह सीधे तौर पर कह देना कि अगर प्रियंका लड़ती तो 1.5-2 लाख से जीत जाती वहां से। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जन कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में स्वयं को झोंके रहते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपयों की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की, ये 3.25 करोड़ रुपए की राशि 3.25 जो है, जिस तरह से लगातार 3.25 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है किसानों के अकाउंट में गई है। और आपको ध्यान होगा कि 25,000 करोड़ रुपए और 90,000 करोड़ रुपए का 90,000 करोड़ का कुल जो है बजट हुआ करता था 5 वर्षों का 2009 से 14 सिर्फ कृषि क्षेत्र का कांग्रेस के जमाने में, और 3 लाख करोड़ रुपयों की राशि जो है आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 2019 से 2024 के बीच में ट्रांसफर की गई। इसी से ये बात सिद्ध होती है कि किस तरह से आदरणीय मोदी जी जन कल्याणकारी कार्यों में स्वयं को झोंके रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ पोस्टरिंग होती है। श्रीमान राहुल गांधी को जो ज्ञान अब उनको आया है, यह ज्ञान उनको जो है चुनाव के पहले आता, और श्रीमती प्रियंका वाड्रा को चुनाव के लिए उनको खड़ा कर देना चाहिए था। किसने उनको रोका था? किसी ने उन पर प्रतिबंध लगाया था? आज तक के किसी पत्रकार ने उनको सलाह दी थी कि न खड़े हो, या भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने उनको राय दी थी कि आप प्रियंका वाड्रा को उतारकर प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती न दें? तो प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव अब इस बात को भी वो सिद्ध कर रहे हैं कि उन्होंने एक कमजोर कैंडिडेट अजय राय को प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तो अजय राय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कमजोर कहने का भी काम कर रहे हैं कि जो सारी शक्ति जो है वो सिर्फ गांधी सिबलिंग्स में ही है, बाकी किसी में नहीं है। कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता की कोई क्षमता नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। जो कुछ हैसियत है वो सिर्फ जो है भाई बहनों की है। ये कहना चाह रहे हैं क्या? भाई, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ 2014 से 2024 के बीच 17 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो फसलें खरीदी गई उसके माध्यम से गए हैं। 6.5 लाख करोड़ रुपए सालाना जो है कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण में खर्च हो रहे हैं। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं किसानों की बात कर रहा हूं, शेष बातें की जाए, जिस तरह से काशी का कायाकल्प हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ, तो वो सूची बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपका 45 मिनट का जो समय है वो भी कम पड़ेगा। आज ऐसे भी प्रधानमंत्री ने तो किसानों के साथ ही शुरुआत की थी करके जी, और ये पहली जो किश्त है वो पहुंची भी। सुरेंद्र राजपूत जी, राहुल गांधी ने कहा था खटाखट वो पैसे जाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने सबसे पहले अपना कार्यभार संभाला और खटाखट किश्त पहुंचाई, पर आप लोग कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि वाराणसी तक में प्रधानमंत्री पॉपुलर नहीं है। अब उसमें मैं ये भी चाहूंगी कि आप रिस्पॉन्ड करें, जो प्रेम शुक्ला जी जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि किसने रोका था कि आप एक मजबूत कैंडिडेट वहां से देते। श्वेता जी नमस्कार, आपको भी और हमारे सारे को पैनलिस्टों को। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। प्रधानमंत्री जब किसान की बात करते हैं कि भाजपा आवाम पर इस तरह एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान सम्मान निधि को लेकर के जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मात्र 2,000 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए और 4 महीने के लिए, यानी 500 रुपए महीना। और जबकि इन्होंने किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना बढ़ा दिया,
आपके सामने है। हम बार बार कहते हैं यूरिया की बोरी से 10 किलो यूरिया चुरा लिया। अब मलूक नागर साहब ना बोलना चाहें अपनी जगह पर है, लेकिन किसान परिवार की तरफ से तो बताएंगे आपको। आप एक चीज बताइए कि आज की डेट में लाखों किसान अंबाला के यानी राजपुरा बॉर्डर पर बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने किसानों से वादा किया था किसान आंदोलन को खत्म करते समय, वो वादा आप पूरा कर दीजिए। आज तक प्रधानमंत्री जी वो वादा पूरा करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और बनारस में किसान सम्मान निधि के माध्यम से विषयांतर करने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो शुभकरण नाम का किसान मर गया था, वो आज तक शहीद हुआ, उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। 250 लड़के वहां किसानों के जो हैं अंधे हो गए हैं, जो जिनको पिलेट गन्स लगी हुई हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में हो, पंजाब में हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो, हर जगह पे किसान का बच्चा आज की डेट में अग्निवीर की समस्या से रो रहा है और पेपर लीक की समस्या से, पुलिस के पेपर लीक की समस्या से रो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री जी ये तक नहीं कहते हैं कि नहीं बच्चों तुम्हारे लिए हम कोई बात करेंगे ना, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी मार्केटिंग करने आ गए उस चीज की कि 17वीं किस्त दे दी, 20वीं किस्त। अरे भाई किसान के ऊपर आपने एहसान किया क्या? किसान के साथ जो आपने समझौता किया था किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उस समझौते के सारे बिंदुओं पर आप बताइए किस बिंदु पर ये लोग खरे उतरे हैं? ना तो एमएसपी की गारंटी दी, बिजली के बिल का जो इनका वो था एक्ट था, वो ये पीछे के दरवाजे से ला रहे हैं। किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है आज की डेट में, और किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन क्या नाम ये केंद्र की नालायक सरकार जिसको मैं कह सकता हूं हरियाणा की सरकार के साथ में, वो उनको वहां नहीं आने दे रही। जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं गोली मार देते। आपके सामने है, मैं आपको बताऊं, 2 आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, चोर और नालायक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, चोर आपत्तिजनक नहीं है का प्रयोग हुआ श्वेता जी, सिर्फ आपको व्यक्तिगत और चलिए अगर चोरकट चिरकुट कहूं तो चिल्लाइएगा मत। अभी फिर से अगर मैं आपसे फिर से कहता हूं, अगर आपको चोर और नालायक शब्द खराब लग रहे हैं तो मैं वो शब्द वापस लेता हूं। आपको आपकी पॉइंट्स रखने पे कोई नहीं रोक रहा है, आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन और दूसरी बात, प्रेम शुक्ला जी की आपत्ति सही है कि आप व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से संबोधित नहीं करें। जी श्वेता मैंने ऑलरेडी शब्द वापस ले ली क्योंकि मैं बहस को डिरेल नहीं करना चाहता। ठीक है। अब आप आ जाइए बनारस में किसानों की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी अग्निवीर पर बात कब करेंगे? किसान की जाति जनगणना पर बात कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी आपके यहां कार्डियोलॉजी में 47 में से 41 बेड खाली पड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से यूज नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश आमरण अनशन पर थे। 20,000 करोड़ रुपया आपने मां गंगा के लिए लगाया। आज प्रधानमंत्री जी गंगा आरती करने जा रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जहां गंगा आरती करने जा रहे हैं वहां से 1 लीटर पानी प्रधानमंत्री जी पी लें। 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं प्रधानमंत्री जी ने उस गंगा मैया को साफ करने में, और लोग बताते हैं कि अभी 10% भी गंगा मैया साफ नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अपने 20,000 करोड़ रुपए पर लीटर का पानी एक बार पी करके दिखा दें, तो आपको समझ में आ जाएगी प्रधानमंत्री जी पी ले पानी वहां का। उसके बाद आप आ जाइए बीएचयू में महिलाओं के साथ जो बदतमीजी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों ने की थी, उनके खिलाफ आज तक आपने प्रधानमंत्री जी कौन सी कार्रवाई की? वो तो आपकी बच्चियां हैं, हमारे घर की बच्चियां हैं। हम मणिपुर की बात नहीं करते हैं मान लीजिए, लेकिन बनारस की बच्चियां की बात तो हम आपको करेंगे ना, कि भाजपा के आईटी सेल के 3 गुंडे जो हैं, जिस तरीके से उनको भी प्रेम शुक्ला जी अगर आप कहिए तो मैं नालायक ना कहूं, जो क्या नाम वहां के गुंडे हैं उनको भी नहीं कहता, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं जो, उनको तो कम से कम सजा दिला दीजिए आप। वाराणसी का जो पोर्ट है उस पर आपने कहा था कि यहां से इतने जहाज जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, यहां जाएंगे। एक फेरी चल करके रुक गई, और आप वो पोर्ट, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अडानी जी को देना चाहते हैं, जहां पर 0.008% भी अभी तक नहीं हुआ और सारा पैसा भारत की सरकार ने लगाया है। उस पोर्ट को अडानी को देने का गंगा मैया के मतलब क्या है, जरा हमको बता दीजिए। तो वाराणसी में आप इस तरह कौन सा नवोदय विद्यालय खोला आपने प्रधानमंत्री जी? कौन सा नया सेंट्रल स्कूल खोला? कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली? आप जरा बताएंगे। ये सारे प्रश्न बनारस की जनता भी पूछ रही है, यूपी की जनता भी। हम पहले सबको जोड़ लेते हैं चर्चा में, और उसके बाद आपके सभी सवालों के जवाब प्रेम शुक्ला जी दे।
हम इसकी अपेक्षा करेंगे। लेकिन मलूक नागर जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप पर ही टिप्पणी सबसे पहली सुरेंद्र राजपूत जी की तरफ से की गई, परिवार और पार्टी का हवाला देते हुए कि बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं आप, क्योंकि गठबंधन। देखिए श्वेता जी, ये हरा रंग है, लोक दल का चिन्ह है। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा और जो चौधरी चरण सिंह जी के कुछ सपने अधूरे रह गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जिधर चल रहे हैं, वो जैन जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ मिलकर पूरे करे जा सकते हैं। जहां तक बात है कि आज 17वीं किस्त जो गई है 9 करोड़ 26 लाख किसानों को पीएम सम्मान किसान निधि, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए दिए, तो क्या राजपूत जी इससे नाराज हैं कि क्यों किसानों को दे दिए? दूसरा, किसानों की जो आय को लेकर के आए दिन लोग खड़े रहते हैं। मेरठ बराबर में है यहां से, और वहां पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और आज तक के सब दर्शकों को, और श्वेता जी आपको भी कहना चाह रहा हूं कि वहां पे एक ऐसी सेब की और नाशपातियों की एक ऐसी फसल तैयार करी है जहां 45-50 डिग्री तक सेब पैदा होगा, और आज पौधा लगाओ और 1 साल के बाद उसके फल आने शुरू हो जाते हैं। जो गन्ना है, मैं राजपूत जी से एक बात प्रश्न भी कहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि जब इनके 52 एमपी थे, क्या कोई भी एमपी ने पूरे देश के गन्ना किसानों के बारे में कभी आवाज उठाई? हम बार बार उठाते थे। जो गन्ना जो पिछले 10 सालों में जो टेक्निक लगा के रिसर्च करके जो नया बीज आया है, उसकी करीब 3.5-4 फीट तो करीब हाइट हो गई है, 1.5 गुने से भी ज्यादा, और वो अंदर से सॉलिड हो गया है, जो दांतों से छिलता भी नहीं है। पहले जो फोका होता था, यानी कि वजन उसका करीब 1.5-2 गुना हो गया है, जिससे उसकी फसल के जो रेट है वो 1.5-2 गुना तो वैसे ही हो गया, और जो थोड़ा थोड़ा बढ़ाया भी है उससे भी और बढ़ता है। और हम जब उठाते थे तो हमें पूरा उम्मीद है किसानों के हक के लिए चौधरी जैन जी अपने परिवार में जिस तरह बैठते हैं, जिस तरह बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से समय समय पे चौधरी चरण सिंह जी की तर्ज पे, चौधरी चरण जी की तरह अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए बात परिवार में जैसे करते हैं अंदर करते रहेंगे, बगैर मतलब के बाहर आके जिस तरह लोग कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं है। और जो खाद की बात आ रही थी, अभी अब से पहले कभी भी जब से देश आजाद हुआ, जो खाद है उसको स्प्रे के द्वारा लिक्विड फॉर्म में जो अपने ड्रोन सिस्टम के द्वारा जो करा गया है, उससे केवल श्वेता जी 10% खर्चा आता है किसान का, बाकी सारी की सारी बचत होती है। और पूरे देश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कि किसी जिले के किसी किसान की फसल को चुन लिया, वहां पूरी ताकत लगेगी, रिसर्च करेंगे, विदेश से टेक्निक लेंगे, कैसे उसको बढ़िया करा जा सकता है, कैसे उसका ज्यादा फसल पैदा करी जा सकती है। पूरा तरीके से आज जो देश तरक्की कर रहा है, जो देश की इकोनॉमी तरक्की कर रही है, उसमें किसान की फसल को, किसान की इकोनॉमिक हिस्सेदारी को किस तरह ज्यादा करा जाए, वो संसद में चर्चा होती है। वहां तो कांग्रेस के एमपी सारे खाली पड़े रहते हैं, नहीं तो एक P.R.S इंडिया गवर्नमेंट अपेक्स बॉडी है, वहां से रिकॉर्ड निकाल लो सारे एमपी के, किसने कितने मुद्दे उठाए 5 साल में, किसी ने 7, किसी ने 12, किसी ने 36, 864 मुद्दे हैं हमारे वहां पे। तो वहां से पता लग सकता है कि किसानों के बारे में देश की संसद में कौन इनका हितैषी है, कौन इनकी बात उठाता है। आकर के यहाँ कुछ भी बोल दो, आरोप लगा दो, प्रत्यारोप लगा दो। घनश्याम तिवारी जी, क्या आप लोग आंखें मूंद लेते हैं? कोई भी जो अच्छा काम होता है सीधे अकाउंट में अगर पैसा जा रहा है, या वो जैसे मलूक नागर कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं किसानों के हित के लिए जो की जा रही हैं, जो आप लोग देखना ही नहीं चाहते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, अगर क्या हम इस ओर दृष्टि डाल सकते हैं कि बेहतर कैसे हो सकता है अब? नमस्कार श्वेता जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण है। पहले तो मोदी सरकार के खिलाफ देश का किसान आज भी खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि जब मोदी सरकार महज 2,000 रुपए में आज जिस तरह की महंगाई है, उससे 2 महीने का सिलेंडर भी नहीं आ सकता। वो 2,000 रुपए एक किसान को दिया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कैसे इसको प्रस्तुत करेगी? 20,000 करोड़ किसानों को दिए। नहीं साहब, आपने 2,000 रुपए किसान को दिए हैं।
इसके लिए एहसान जताने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री का रुमाल भी 1-1.5 लाख का होता होगा, चश्मा भी 2 लाख का होता होगा, पेन भी 2 लाख का होता होगा। देश के प्रधानमंत्री जिस आलिशान तरीके से जीते हैं वो अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनसे आलिशान जीवन कोई नहीं जी रहा। फिर आप कहते हैं कि 20,000 करोड़ 2,000 रुपए देकर के आपका चंदालू धंधालू मॉडल 13,000 करोड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी ने जमा किया है 10 साल में। एक भी व्यक्ति को जिसने वो चंदा दिया भ्रष्ट नहीं कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको क्या लगता है संतों ने 13,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिया? यहां पर भारतीय जनता पार्टी का देश का या दुनिया का कोई भी प्रवक्ता बता सकता है कौन से संत हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ दिए 10 साल में, और कौन सी पूजा के लिए दिए? तो ये किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर हमने 5 किलो अनाज दे दिया, एहसान कर दिया, हमने 2,000 रुपए दे दिया, एहसान कर दिए। अभी ये लोग बात कर रहे थे सिर्फ सितंबर 2020 में जिस तरीके से राज्यसभा में किसानों से जुड़े हुए काले कानून पास हुए थे, जहां पर मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी किस तरीके से काले कानून पास हुए थे वो सभी ने देखा था। उसके लगभग 1 साल बाद तोमर जी जो उस समय के कृषि मंत्री थे वो कानून को रिपील करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा 700 किसान मर गए, प्रधानमंत्री उनसे मिलने नहीं गए, जैसे आज तक मणिपुर नहीं गए। प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई थी। किसान शहीद हो रहे हैं और तपस्या प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जो कि अपने हजारों करोड़ के आलिशान जनजीवन से बाहर निकल के 10 किलोमीटर किसानों से मिलने नहीं जा सकते। खैर उसको छोड़िए। अभी ये बता रहे थे आरएलडी इनके सहयोगी दल, भाई जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठी किसने चलाई थी, क्यों चलाई थी? क्या वो किसानों के समर्थन में उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लाठी से मारा था? तो भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद कुछ और होती है, सच कुछ और होता है। सच आज तक की वेबसाइट पे दिखाई देता है जब ये सच ये सामने प्रस्तुत होता है कि आज हीट वेव के चलते किसानों की सब्जी की जो फसल है 30 से 50% का नुकसान है। क्या कृषि मंत्री ने कुछ कहा है? इससे पहले जो कृषि मंत्री थे अर्जुन मुंडा, वो चुनाव क्यों हारे? अगर आप देश के किसानों से झूठ बोलेंगे, उन्हें ठगेंगे, तो कृषि मंत्री चुनाव हारेंगे ही। तो जो सरकार न ढंग का कृषि मंत्री दे सकती है, न ढंग का शिक्षा मंत्री दे सकती है, 2,000 रुपए देके कहती है हम 20,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, किसान कभी उसके साथ नहीं हो सकता। ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए और ठोस मुद्दों पे आइए। गंगा नदी सूख रही है, इस पे अमर उजाला ने प्रेस में दिया है, आज तक ने दिया है, अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट भी किया है। क्या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? जिस तरीके से हीट वेव और ये जो नाले बह रहे हैं उसके चलते गंगा नदी पे असर पड़ रहा है, उसमें जो भी मछलियां हैं, बाकी जो जल का जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। इसकी रिपोर्ट है, क्या किसी ने कुछ कहा? ठीक है। तो अगर ठोस मुद्दों पे न कहा जाए और प्रधानमंत्री के आलीशान जनजीवन को दिखाया जाए तो वही होगा जो बनारस में हुआ कि आपकी लाखों की जो मार्जिन है वो कुछ हजारों में आ जाएगा और आने वाले समय में और घट जाएगा, शायद आप हार भी जाएं। चलिए ठीक है, सबने अपनी अपनी बात रख दी है। अब जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि अगर ये सीधा आरोप बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है कि केवल दिखाने के लिए कुछ चीजें की जा रही हैं और जिन चीजों पर होना चाहिए, मसलन नीट हो गया या फिर बनारस के भीतर के ही जो बाकी मुद्दे सुरेंद्र राजपूत उठा रहे हैं, उन पर पूरी तरीके से मौन रह जाती है पार्टी। इस पर आपका जवाब? श्वेता जी पता नहीं कहां से 1.5 लाख रुपए का रुमाल कहां मिलता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहां से ढूंढ के ले आते हैं मुझे नहीं पता है। मैं तो गरीब परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं। 1.5 लाख रुपए का रुमाल जो ऑक्सफोर्ड पढ़ के लौटे होंगे, हार्वर्ड पढ़ के लौटे होंगे, वो 1.5 लाख का रुमाल भी ले आते होंगे। अब ये वही जाने जिस तरह से 25,000 करोड़ रुपए का सिर्फ जो है कृषि बजट हुआ करता था और 3 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में, 3.25 लाख करोड़ रुपए 5 वर्षों में किसानों के अकाउंट में सीधे चले जाता है। 17 लाख करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों के अकाउंट में चला जाता है। 6.25 लाख करोड़ रुपए सालाना किसानों पे खर्च होता है। 20,000 करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ये सच नहीं है क्या? अब इसको भी कहना कि ये सच नहीं है तो भाई समाजवादी पार्टी के लोगों ने किसानों के लिए क्या किया उसी की सूची गिना दे। अब बनारस के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, सिर्फ बनारस की जीएसडीपी आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 18,727 करोड़ रुपए की हुई। सिर्फ बनारस की जीएसडीपी का, बनारस का जो कंट्रीब्यूशन है, बनारस में जो है 11,500 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट के रूप में आए हैं। सिर्फ बनारस में 3,75,000 टॉयलेट ब्लॉक्स जो है पिछले 9 वर्षों में, मैं 10वें वर्ष का मेरे पास हिसाब नहीं है, 9 वर्षों में इतने जो है टॉयलेट ब्लॉक्स बने। एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है 13,000 करोड़ रुपीस लगे। 572 करोड़ रुपए पावर प्रोजेक्ट में सिर्फ बनारस में लगे हैं। 266 करोड़ रुपए जो है रेलवे के प्रोजेक्ट्स में लगे। 45,000 करोड़ रुपए जो है
काशी के विविध जो है विकास परियोजनाओं में खर्च हुए हैं। HPCL की जो है LPG की बॉटलिंग प्लांट जो है वो बनारस में इनॉग्रेट हो चुकी है। NIFT का बनारस में सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग का कॉमन फैसिलिटी डेवलप आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुई। बनास काशी संकुल जिसका आज आदरणीय मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में जिसका उल्लेख किया वो यहाँ प्रारंभ हुआ। 3 लाख फार्मर जो है उससे 3 लाख किसान जो है उससे लाभान्वित होने की स्थिति में आए हैं। सीगरा में स्पोर्ट्स स्टेडियम फेज 1 का लोकार्पण हो चुका है। स्वयं आप आज तक के स्क्रीन पर दिखा रही हैं। आप डिजाइन डेवलपमेंट के लिए 3D अर्बन डिजिटल मैप डेटाबेस जो है वो जो है यहाँ पर बनारस में प्रारंभ हुआ, सबके सामने है। 88 सरोवरों का जो है निर्माण आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। इसी तरह से 12 परियोजनाओं के इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हुए। 19 हाई मस्ट लाइन शुरू हुई। 2160 सोलर लाइट जो है इंस्टॉलमेंट हुई। 34 सड़कों का जो है सिर्फ बनारस के आदरणीय मोदी जी के कार्य जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है वहां उसका निर्माण हुआ। अंडरग्राउंड पार्किंग सर्किट जो है 26 करोड़ रुपए खर्च करके अंडरग्राउंड पार्किंग का सर्किट वहां बनाया गया। 15 कार्गो मूवमेंट का जो है 4000 मैट्रिक टन की क्षमता वाला वाटरवेज जो है वो डेवलप हुआ। काशी कॉरिडोर में जो है काशी कॉरिडोर का निर्माण हर किसी के सामने है। 8 घाटों का निर्माण हुआ। 13 करोड़ लोग जो है सिर्फ पिछले 2 वर्षों में टूरिस्ट के रूप में वाराणसी में आए हैं। ठीक है, यह अपने आप में ठीक है। रिकॉर्ड लपोलुआब ये है कि काम जो है मैं उसकी भी पूरी गिना रहा हूं, फहरिस्त आप गिना रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी ये बताइए कि ये पूरी तरीके से आंखें मूंद लेना कि नहीं कोई कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए जो वाराणसी में रहता है वो शायद बेहतर बता पाए, किसी जगह पर रहने की आपको आवश्यकता है सही मायने में ये समझने के लिए कि वहां पर काम हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन जो भी कोई जाता है, जो टूरिस्ट जाते हैं, वो भी तो अपनी आंखों से देखते हैं कुछ चीजों को जो उनके सामने बदली है। क्या बिल्कुल भी नहीं बदली है काशी आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ है क्या? श्वेता जी, आप एक प्रख्यात पत्रकार हैं और मैं आपके इस हुनर का, आपके प्रस्तोता और पत्रकार होने का पूरा सम्मान करता हूं। और इस सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं कि जब हम सब लोग अपने चेहरे के ऊपर कोई मेकअप कर देते हैं, यानी बनारस के चेहरे के ऊपर अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो बाहर से आने वाले लोगों को वो सुंदर चेहरा दिखाई देगा। उसकी कुरूपता जो है, अगर वहां की बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का, आप मुझे जरा बता दीजिए। और यह भी प्रेम शुक्ला जी ने बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, 4800 करोड़ रुपए का इन्होंने पोर्ट बनारस में जो डेवलप किया, सरकारी पैसे से जो डेवलप किया, वही तो आप अडानी को देने जा रहे हैं। उस पोर्ट से एक जहाज छोड़ करके क्या नाम, जो वो 3 जगह पे फंस गया था पानी में, उसके अलावा दूसरा जहाज आपने छोड़ा क्या? आपने 1 किलो भी वहां से कोई सामान क्या नाम हल्दिया के पोर्ट तक भेजा क्या? अब आप आखिर वो 4800 करोड़ रुपए खर्च करके वो मात्र अडानी को देने के लिए आपने वो पोर्ट बनाया? यही तो हमारा आपसे प्रश्न है। आपने जितनी बातें कही, आपने एक नवोदय विद्यालय खोला क्या? आप मुझे बताइए, मेरे काशी की बच्चियां अगर सुरक्षित नहीं है तो आप ऐसे भाड़ में जाए, ऐसा चूल्हे भाड़ में जाए, ऐसे पोर्ट का निर्माण, ऐसे एयरपोर्ट का निर्माण, जहां पे मेरे घर के बच्चे सुरक्षित नहीं है, जहां पर मेरे जो नीट के बच्चे हैं अगर वो आत्महत्या करते हैं तो क्या 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 आप उसको डेवलपमेंट से जोड़ लेंगे? आप अगर वहां पर क्या नाम अग्निवीर के बच्चों को आप ये धमकी देते हैं कि साहब अगर आप आंदोलन करोगे तो हम आपको सेना में भर्ती नहीं होने देंगे। 60,000 की जो भर्ती थी वो पेपर लीक अगर हो जाती है तो आप बनारस के डेवलपमेंट की बात करेंगे? और एक बात खाली मलूक नागर साहब से कह दूं, मलूक नागर साहब कम से कम अपने अंदर झांका कीजिए। पिछले 5 साल में एमएसपी के लिए आप ही लड़ रहे थे। पिछले 5 साल में गन्ने के प्राइस के लिए आप ही लड़ रहे थे। जिस गन्ने को आप कह रहे हो कि अब गन्ना हटाओ, सेब लगाओ, आप ही लड़ रहे थे संसद के अंदर और हम आपका समर्थन कर रहे थे संसद में। आज की डेट में आखिर वो कौन से कारण हो गए हैं कि आपको शामली की मिल का, अभी मैं आपको अगर कहिए तो वो पर्ची भेज देता हूं, पिछले साल का पेमेंट हुआ है 49,000 रुपए मेरे एक दोस्त किसान का, अभी आई है मेरे पास पर्ची आप ही के चैनल को देख करके। तो आज ऐसा क्या हो गया कि 750 किसानों की जो मौत हुई थी दिल्ली के बॉर्डर पर, उस पर आप पहले घड़ियाली आंसू बहा रहे थे,
पहले आप आंदोलन क्यों कर रहे थे हमारे साथ में? पहले जयंत चौधरी जी आंदोलन क्यों कर रहे थे? आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंत्री बनने का लालच आपको इतना बड़ा आ गया कि आप सारे किसानों की वो शहादत भूल गए, शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए वो भूल गए, आपको एमएसपी याद नहीं आ रही, आपको गन्ने का उचित मूल्य याद नहीं आ रहा। आज आप गांडे को ये बोल रहे हो कि गन्ने की जगह सेब उगाओ। शर्म नहीं आती मलूक नागर साहब? मलूक नागर जी जवाब दीजिए। राजनीतिक लोग हैं, अपने स्टैंड से जी, तो जो बातें वो बोल रहे हैं कि आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केवल गठबंधन बदलने से स्टैंड नहीं बदल सकता है, या फिर आज उसे देखने का नजरिया आपका बदल चुका है? देखिए श्वेता जी, इनको ये नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। अभी इन्होंने कहा, इनके साथी ने, कि जयंत जी पे लाठियां बनी। इसका मतलब ये एडमिट करते हैं कि हम किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। अभी इन्होंने कहा, मलूक नागर जी, संसद में आप गन्ने के रेट की बात कर रहे थे। ये सच है, इनकी बात हम उठा रहे थे, और अभी भी मैंने पिछले बात ये कहा है, घर में बैठ के जैसे बात करते हैं फिर भी हम बात करेंगे। ये सच है बात, ये एडमिट कर रहे हैं कि गन्ने की बात हम उठाते थे। तो क्या ये एडमिट करते हैं कि इनकी पार्टी के सांसद सीटें खाली पड़ी रहती थी जब किसानों के मुद्दे आते थे? ये जो कह रहे हैं कि आप गन्ने की बात उठाते थे, गन्ने को हटा के सेब की बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या ये एडमिट करते हैं कि गन्ना जो 6 रुपए किलो बिकता है, अगर वो 300 रुपए किलो सेब बिके तो कुछ हिस्से में अगर किसान लगाए तो किसान खुशहाल ना हो? इसका मतलब ये एडमिट करते हैं। इनको तो सही बात की भी विरोध करनी, खराब बात का भी विरोध करनी, इसीलिए ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है। मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं, एक समय 2001 में हम 3 सगे भाई AICC मेंबर थे कांग्रेस में। मैं पुराना कांग्रेसी रहा हूं, राजपूत जी का बढ़िया हमारा परिचय है आपस में। देखिए, अगर सही बात को सही नहीं कहोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे, और अगर बगैर मतलब की भी सही बात में कीड़े डालोगे, तो पहले वाला जो देश था 1913 का जब लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ, 1947 जब देश आजाद हुआ, 80s का देश और था, 2024 का देश और है। सब लोग देख रहे हैं, जो सही बात को सही कहोगे तो लोग तुम्हें प्रमोट करेंगे, लोग तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। और बगैर मतलब के कीड़े डालोगे, बगैर मतलब के विरोध करोगे, किसानों की बात चल रही है और इधर से उधर भटका के ले जाओगे। अरे आज मैं अपना आपसे भी श्वेता जी एक बात करना चाहता हूं, किसानों पे थोड़ी सी देर चर्चा और कर दो। आज किसानों का दिन है, 20,000 करोड़ किसानों को दिए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा किसानों की जब बात होगी। किसानों की बात कहां होती कहां है? पता किसको कहां है? मेंढा क्या है, डोला क्या है, खोब क्या है, काटना क्या है, कपटना क्या है, छोल क्या है, गन्ना क्या है, भैंस क्या है, कटिया क्या है, कटड़ा क्या है, फीस कैसे जाती है, छूचक कैसे जाता है? किसानों की बात सोचो जरा। या एसी में बैठ करके किसानों की बात कोई सोचता ही नहीं है? पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, किसानों की बात वहां कोई करता ही नहीं है। जब किसानों की बात हो रही होती है, जूझ रहे होते हैं, बात अपनी कह रहे होते हैं, और जहां कहीं खामी होती है, मैंने देखा है वहां बीजेपी के भी कुछ सांसद उजगार कर रहे होते हैं, सुझाव दे रहे होते हैं, वहां कांग्रेस की सीटें खाली पड़ी रहती है। पहले ही जनता ने खाली कर दी थी, प्रतिपक्ष के नेता के लायक ही नहीं छोड़ा था। कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था, प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं था। 55 MP चाहिए थे प्रतिपक्ष के नेता के, वहां 52 MP थे, वो भी खाली पड़े रहते थे, 1 या 2 MP बैठे रहते थे। अरे किसानों की बात करता कौन है इस देश में? चौधरी चरण सिंह जी करते थे। और जो ये कह रहे हैं, बताइए घनश्याम तिवारी जी, क्या केवल इस्तेमाल कर लिया जाता है? अभी वो यही पूछ रहे हैं कि अभी अकाउंट में पैसा तो गया है, चर्चा तक नहीं करने के लिए तैयार रहती हैं पार्टियां संसद में। जी घनश्याम तिवारी जी, एक लाइन बस श्वेता जी, जी प्लीज, श्वेता जी प्लीज एक लाइन। चौधरी चरण सिंह जी किसानों की बात करते थे, मोदी जी किसानों की बात करते हैं। जैन जी को लगा उनके अधूरे सपने माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेके पूरे ये करे जा सकते हैं, इसलिए साथ हैं, इसलिए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है घनश्याम तिवारी जी। देखिए श्वेता जी, 3 बातें हैं। आपने पूछा कि क्या बनारस में कुछ नहीं हुआ? बनारस में हुआ, लेकिन देश बजट 45 लाख करोड़ का है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो एक इवेंट करने के लिए जाते हैं जहां किसानों के खाते में महज 2,000 रुपए, 2 महीने का सिलेंडर भी नहीं आता है, महज 2,000 रुपए एक किसान परिवार को दिए जा रहे हैं, और उसका इतना ढिंढोरा पीटिएगा, किसान शहीद हो गए, आपने कुछ नहीं बोला, आंकड़े तक जारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप ढिंढोरा पीटते हैं। उस मंच पे कौन कौन है? आप ही के माध्यम से मैं देख रहा हूं। उस मंच पे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उस मंच पे देश के कृषि मंत्री हैं, उस मंच पे उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं।
क्या आप एक इवेंट करने के लिए, एक सांसद जाते हैं और वो एक इवेंट करने के लिए इतना बड़ा मंच सजाते हैं, तो उससे संदेश जाना चाहिए। यदि आप कहते कि हमारा संदेश ये जा रहा है कि हमारी सरकार किसानों को इस हीट वेव में बचाने के लिए ये मुहिम ले रही है, तो संदेश जाता। अगर आप ये कहते कि बनारस में बहुत सारे छात्र पूरे बिहार के और उत्तर प्रदेश के पढ़ते हैं, वो नीट में आंदोलित हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ये कदम ले रही है, तो संदेश जाता। आप शानदार आलीशान जीवन जीते हैं, आलीशान कपड़े पहनकर पहुंचते हैं, सभी बाजे गाजे के साथ कहते हैं मैं एक किसान परिवार को 2000 रुपए दे रहा हूं, मुझे आप युग पुरुष कहिए और विश्व गुरु कहिए। ये नहीं चलेगा। देश की जनता ने इस खोखलेपन को उजागर कर दिया है। देश की जनता जानती है कि ये जो मेजॉरिटी है मोदी जी की, पूरे चुनाव में ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलते रहे। देश की जनता ने इन्हीं को अल्पसंख्यक बना दिया है। ये एक अल्पसंख्यक मेजॉरिटी है जो हर तरह के मैनिपुलेशन से, प्रशासनिक तंत्र के, इलेक्शन तंत्र के, मीडिया के तंत्र के सभी मैनिपुलेशन के बाद बड़ी मुश्किल से आई है। तो बिना ठोस कदम के प्रधानमंत्री जी हो सकता है कुछ और तस्वीरें खिंचा लें, लेकिन न ये सरकार चलेगी, न उनका नेतृत्व रहेगा। ठोस कदम अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं तो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनेंगे। अगर आप 2000 रुपए का दे करके बोलिएगा कि मैं राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनना चाहता हूं, तो मुद्दा नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, अगले हफ्ते से शुरुआत हो जाएगी संसद के नए संसद के पहले सत्र की, और तब ये देखना होगा कि जिन मुद्दों की चर्चा हम अभी कर रहे हैं उन मुद्दों की कितनी गूंज संसद से सुनाई देती है, कितनी चीजों में परिवर्तन होता है, कितनी नई चीजें आती हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपनी अपनी बात यहां पर रखने के लिए।